हेलो दोस्तों, सजल स्टडी पॉइंट एसएसपी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो शुरू करते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण देखते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण है क्या? सबसे पहले देखते हैं दो चर है क्या। तो आपको पिछली वीडियो में आपको बताए थे चर और अचर के बारे में। तो बताया गया था ABCD जो भी है XYZ आपका क्या है, ये चर है, और गिनती के जो भी अंक हैं वो सब क्या है, अचर हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको देखना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि रैखिक समीकरण होगा जिसमें चर कितने होंगे, दो चर कितने होंगे, दो चर होंगे। या तो x और y हो, या y और z हो, या t और s हो, या m और n हो, यानी कुछ हो, कुछ भी दो हो सकता है आपका। अब देखिए दो चर तो हमारा क्लियर हुआ। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण है क्या? तो रैखिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, एक हो। जैसे हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0। देखिए इसका भी घात एक है, इसका भी घात एक है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है दो चर है, इसमें x और y दो चर है, और दोनों का घात क्या है, एक है। तो इसको हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक से ज्यादा घात नहीं होना चाहिए, और चर कितना होना चाहिए, दो चर होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे लिख दें x प्लस 3 x प्लस 5, तो इसको दो चर वाला नहीं कहेंगे, इसको एक ही चर कहेंगे, क्योंकि ये भी x है और ये भी क्या है, x है। तो ये दोनों एक चर वाला हुआ। रैखिक समीकरण तो है, क्योंकि इसका भी घात एक है और इसका भी घात एक है, ये दोनों रैखिक समीकरण है। लेकिन ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, अब प्लस कितना हो जाएगा, 5 बराबर 0 होना चाहिए, बराबर 0। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया है कि x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0। अब यहां देखिए, यहां पे एक चर है, ये भी है x और ये भी है x, तो इसको एक चर ही बोलेंगे। लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका घात क्या है, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो ये एक चर वाला है, चर कितना है, एक ही है, लेकिन कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण समझ में आया कि जिसमें सबका घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक से ज्यादा घात नहीं होना चाहिए। तो कह रहे दो चर वाला रैखिक समीकरण ये हो। अब कह रहा क्या, ये इसका मूल रूप क्या होता है, वैसे समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता हो। अब देखिए यहाँ पे x एक चर हो गया, एक y चर हो गया, ठीक है ना। तो दो चर हो गया ना, इसका भी घात एक है और इसका भी घात क्या है, एक है। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण आपका हो गया। अब जहां a, b तथा c कोई वास्तविक संख्या हो, कोई भी वास्तविक संख्या हो, माइनस हो, प्लस हो, रूट हो, कुछ भी हो, बस एक शर्त होता है कि a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए। a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखा गया a नॉट इक्वल टू 0 तथा b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a और b जैसे ही 0 होगा आपका x भी गायब और y भी गायब, तो फिर ये समीकरण ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मूल रूप क्या बना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस टाइप का जो भी हो उसको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, अब दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण तो होगा, लेकिन वो जोड़ा के रूप में होगा, हमेशा डबल एक साथ आएगा। ठीक है ना। तो देखिए उसका मूल रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब ये 1 क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये पहले समीकरण को डिनोट करता है। दूसरा होता है a2x
प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये 2 क्यों लगा गया है? क्योंकि ये दूसरे समीकरण का है, ठीक है ना। यानी पहले समीकरण के लिए हम 1 लिखते हैं और दूसरे समीकरण के लिए क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, ठीक है। इसका मूल रूप होगा ये इस रूप में हो जाएगा। अब यहां पे कह सकता है कुछ पॉइंट आता है इसमें, इस चैप्टर में, जैसे अविरोधी किसे कहते हैं? तो अविरोधी यानी कि जो विरोध ना करता हो, यानी कि जिसका कुछ ना कुछ हल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अविरोधी कहते हैं। कम से कम एक जरूर हल होना चाहिए, एक से ज्यादा हल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक हल जरूर होना चाहिए। और विरोधी किसे कहते हैं? तो जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई भी हल ना हो, वो सब क्या कहेंगे? विरोधी कहेंगे। यानी कि जब हम हल करेंगे तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा। संगत किसे कहते हैं? तो संगत भी वही हुआ जिसका एक हल हो, या एक कम से कम एक हल हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मिनिमम एक हल हो, उसे हम क्या कहेंगे? संगत कहेंगे। असंगत किसे कहते हैं? तो जिसका कोई हल ना हो। इसमें भी अगर कोई भी हल ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला आता है इसका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछता है ये फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। कर यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब ये a1 क्या है? तो पहले समीकरण का है। देखिए ये पहले समीकरण का है, x का जो गुणांक है पहले समीकरण का, उसको हम क्या बोलते हैं? a1, ठीक है ना। और दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक है उसको हम क्या कहते हैं? a2 बोलते हैं, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 यानी कि ये y वाला का जो है गुणांक पहले का बटा y का दूसरे का जो गुणांक है, ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं होगा तो उसका क्या क्या होगा? तो अद्वितीय हल होगा, यानी कि कोई ना कोई एक हल जरूर होगा, एक हल जरूर होगा, ठीक है ना। दूसरी बात संगत होगा। संगत मतलब क्या? जब हल होगा तो संगत होगा ही, ठीक है ना। तीसरा अविरोधी होगा, अभी बताए थे अविरोधी में भी हल जरूर कम से कम एक होता है, ठीक है ना। और चौथा क्या होगा? जब इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग, जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जब बनेगा तो हमारा 2 ग्राफ ऐसे चलेगा और ये दोनों कहीं ना कहीं जरूर एक दूसरे को काटेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है ना। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? वो काटेगा, कहीं ना कहीं जरूर काटेगा, चाहे ऐसे कट जाए, कहीं भी कटेगा जरूर। दोनों ग्राफ दोनों लाइन क्या होगा? प्रत्येक समीकरण का पहला समीकरण एक लाइन बनेगा और ये दूसरे समीकरण का एक लाइन बनेगा और ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला है, यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि इसमें तीसरा अचर पद जो है आपका बराबर नहीं होगा, तो वैसे सिचुएशन में जब होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अब जब कोई हल नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। असंगत का एक और नाम क्या होता है? विरोधी होता है। अब ऐसे सिचुएशन में देखिए, जब काटेगा तो उसका एक हल होगा, लेकिन जब कटबे नहीं करेगा तो उसका हल कहां से होगा? तो कब नहीं काटेगा? जब ये दोनों आपस में क्या हो? समानांतर हो। समानांतर होता है तो क्या होता है? नहीं काटता है। यानी कि वैसे सिचुएशन में ये दोनों समीकरण का जो ग्राफ हो जाएगा एक दूसरे क्या होगा? समानांतर होगा। तो ये चौथा स्टेज क्या होगा? समांतर होगा, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला आपका है, यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, यानी कि इसमें सब आपस में बराबर होगा। जब सब आपस में बराबर होगा तो उसका अनेक हल होगा, यानी एक से ज्यादा आंसर आएगा, उसका बहुत ज्यादा आएगा। और जब अनेक हल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे, और उसको क्या बोलेंगे? अविरोधी बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए, जब कोई हल नहीं होता तभी उसको असंगत और विरोधी बोलते हैं। अब बाकी इन दोनों के लिए क्या होगा? संगत होगा और विरोधी होगा, अविरोधी होगा, ठीक है ना। केवल कोई नहीं हल होगा तभी आपका क्या होगा? असंगत और विरोधी होगा, ठीक है। और इसका अंतिम स्टेज क्या है? संपाती, जिसको हम आश्रित भी बोलते हैं। यानी कि जब दोनों ग्राफ खींचेंगे हम तो दोनों एक ही पर चलेगा, दोनों लाइन क्या होगा? एक ही पर जाएगा। पहले समीकरण का भी इसी पर जाएगा और दूसरे समीकरण का भी इसी पर जाएगा। तो जब भी बताए थे कि जहां काटता है वही उसका आंसर हो जाता है, तो यहाँ पे तो अनेक जगह काटा है ना,
यहाँ पे क्या काटा है, प्रत्येक जो है अनेक जगह काटा है, इसलिए इसका अनेक हल होगा। ठीक है ना, क्या होगा, इसका अनेक हल हो जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ फॉर्मूला। हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे इसका कुछ और इंट्रोडक्शन। चूंकि ये दो चर वाला जो रैखिक समीकरण युग्म है, इसको हल करने के कई विधि हैं, उन सभी विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, उसके बाद से जो है कैसे वज्र गुणन विधि क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।